दो एटम्स हैं, ये H2 है या ये जो O2 है, यहाँ हमारे पास इस तरह के एलिमेंट्स N2 हो गया। अब ये दोनों एक जैसे एटम है, इस तरफ भी सिंपल एटम है यानी हाइड्रोजन है सॉरी, और इस तरफ भी हमारे पास क्या है हाइड्रोजन। अब दोनों की इतनी ज्यादा अट्रैक्शन नहीं हो रही होगी क्योंकि यहाँ पर भी क्या है सिंपल हाइड्रोजन और यहाँ पर भी क्या है सिंपल हाइड्रोजन, दोनों तरफ सेम सेम हाइड्रोजन है। तो जितनी ताकत इसके पास होगी उतनी ताकत इसके पास होगी। जब दोनों के पास एक जितनी ताकत होगी तो ये हमारे पास कहलाएगी सिंपल फोर्सेस। इनके मुख्तलिफ किताबों वाले मुख्तलिफ नाम लिखते हैं, एडहेसिव हो गई, कोहेसिव हो गई, इस तरह के। लेकिन ये क्या होती हैं, दो सेम एलिमेंट्स के दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो इनके अंदर सिंपल फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है, जैसे एन। और ये हमेशा जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये मॉलिक्यूल हैं जो इस गैसेस हैं, ये हमेशा हमें दो की सूरत में मिलती हैं और इनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो सिंपल फोर्सेस होती हैं, जिन्हें हम कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। अब जब ये चीजें हमारे पास खत्म हो जाती हैं तो इसके बाद हम आ जाते हैं गैसेस की तरफ कि गैसेस आखिरकार कौन सी चीजें हैं और उनका हमसे क्या ताल्लुक है। तो गैस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट, ये जो गैसियस स्टेट है इसके अंदर जो सबसे पहली चीज आ जाती है उसे कहा जाता है डिफ्यूजन। सबसे पहली चीज आ जाती है उसे कहा जाता है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन किसे कहते हैं? डिफ्यूजन का मतलब होता है कोई चीज डिफ्यूज हो जाना, ठीक है, डिफ्यूज। अब डिफ्यूज मतलब कि बुझ जाना या फैल जाना। तो अब डिफ्यूज कैसे होती है? कहता है व्हेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्लो टू द लो कंसंट्रेशन। जब हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल जो है वो लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की जाने फ्लो करें तो फिर क्या होता है, उसे कहा जाता है डिफ्यूजिबिलिटी, इज नोन एज डिफ्यूजिबिलिटी, उसे कहेंगे डिफ्यूजिबिलिटी। अब किस तरह से, आपने कभी रूम स्प्रे अपने घर में इस्तेमाल किया होगा, तो जो रूम स्प्रे होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन हम लोग गैस की भर देते हैं और जैसे ही इसकी निब को आप दबाते हैं तो इसमें से एक मखसूस कंसंट्रेशन, जो बाहर तो कंसंट्रेशन नहीं होती, बाहर खुशबू नहीं होती, पर उस बोतल के अंदर क्या होती है, ज्यादा खुशबू होती है। जैसे ही हम उसे पुश करते हैं तो एक हाई कंसंट्रेशन वाली साइड से निकलने वाली गैस लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में जो हमारा रूम स्प्रे होता है वो पूरे रूम को खुशबू से महका देता है। वजह क्या होती है कि जो इसकी हाई कंसंट्रेशन होती है वो लो कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो जाती है, फिल अप हो जाती है, जिसकी वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। जब दो चीजें एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाएं तो वो हमारे पास कहलाती है डिफ्यूजन। एग्जांपल ले लें कि हमारे पास ये एक गुलाब का फूल है। अब ये जो आपके पास गुलाब का फूल मौजूद है, अब इसके भी अगर आप करीब अपने नोज को लेके जाएंगे तो आपको खुशबू जो है स्मेल महसूस होगी। वजह क्या है कि इस गुलाब के फूल के अंदर क्या है, हाई कंसंट्रेशन मौजूद है और आपके नाक के करीब हाई कंसंट्रेशन नहीं है। तो जैसे ही आप उसे सूंघते हैं तो हाई कंसंट्रेशन की वजह से उससे निकलने वाले खुशबू के पार्टिकल्स लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं और आपके जो सेंस ऑर्गन है वो आपको सेंस करके बताते हैं कि यहाँ पर क्या है, मौजूद है खुशबू। आपने रॉकेट जो है वो फिजा के अंदर घूमते हुए आपने देखा होगा, तो ये जब रॉकेट घूमता है तो आपने देखा होगा ये पीछे एक किस्म का धुआं छोड़ के जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये धुआं ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट के अंदर फैल जाता है और डिफ्यूज हो जाता है, गुम हो जाता है। तो जब उसमें भी क्या होता है, जो धुआं होता है वो हाई कंसंट्रेशन में होता है और जो साइड से मौजूद हमारे पास बाकी इन्वायरमेंट होती है उसमें लो कंसंट्रेशन होती है। तो हाई कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाती है किसके अंदर, लो कंसंट्रेशन में। तो ये भी हमारे पास क्या कहलाता है, डिफ्यूजिबिलिटी कहलाता है। अब जो हमारे पास मोमबत्ती होती है, अगर मोमबत्ती को देखें, इसे आप जब बुझाएंगे तो क्या होगा, इसमें से हल्का हल्का धुआं बाहर निकलेगा। ये जो इसमें से निकलने वाला धुआं होगा
कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली वो धुआं इस आसमान के अंदर, इस हवा के अंदर गुम हो जाता है। तो वो जो गुम हो जाता है वो असल में क्या है, डिफ्यूजिबिलिटी है, क्योंकि जो हाई कंसंट्रेशन थी वो कन्वर्ट हो गई है किसके अंदर, लो कंसंट्रेशन में, जिसकी वजह से उसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजिबिलिटी कहेंगे। डिफ्यूजिबिलिटी के बाद गैसियस स्टेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है उसे कहा जाता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, gases are easy to compress, gases are easy to compress, इन्हें आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। अब कैसे कंप्रेस किया जा सकता है और क्यों कंप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि जो गैस होती है इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल जब दूर दूर होते हैं तो उनके ऊपर हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, और हाई प्रेशर अप्लाई करने की वजह से वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता लो हो जाती है और फाइनली वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसी सिस्टम को जब हम हाई प्रेशर की वजह से किसी चीज को करीब ला दें तो वो कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। कहते हैं व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स compressed with high pressure, compressed with हाई प्रेशर, जब इन्हें कंप्रेस किया जाए हाई प्रेशर से, आर कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, उसे क्या कहा जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी कहा जाएगा। जब हम उसे हाई प्रेशर के साथ क्या कर दें, कंप्रेस कर दें, तो वो हमारे पास कहलाएगी कंप्रेसिबिलिटी। यानी कि एक तो चीज हो गई डिफ्यूजन, एक चीज हो गई कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेशन, जब चीजों को हम दबाएं। मिसाल के तौर पर आप सोच लें कि हमारे पास एक कंटेनर मौजूद है और इस कंटेनर के अंदर क्या है, गैस मौजूद है, इसे हम लोगों ने बंद किया हुआ है, इसके मॉलिक्यूल में क्या है, खाद मौजूद है और इसे हमने ऊपर से बंद किया हुआ है। अब हम क्या करें, इस कंटेनर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करें, यानी कि इसके ऊपर पिस्टन जो लगाएं और फिर उसके ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करें। अब वो जो फोर्स अप्लाई करें इसके ऊपर, तो वो क्या करेगी, इन गैस मॉलिक्यूल को जो पहले दूर दूर हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता करीब ला देगी और ये इस जगह से इस जगह तक आ जाएंगे। तो जो ये ऊपर से नीचे तक आ जाएंगे जी हमारे पास क्या कहलाएगी, कंप्रेसिबिलिटी। जब हमने एक्सटर्नल फोर्स देके इसे नीचे ला दिया तो वो हमारे पास कहलाएगी कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ डिफ्यूजन के साथ एक और टर्म इस्तेमाल होता है जिसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या है, तो कहता है when gas exert from a tiny hole, when gas exert from tiny hole is called diffusion। जब गैस जो है वो एक्सर्ट होती है किसी एक छोटे से होल से, किसी हल्के सुराख से जब गैस बाहर निकले, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, डिफ्यूजन। मिसाल के तौर पर जैसे कि हमारे पास क्या है, टायर का पंचर होगा, टायर पंचर, जब टायर पंचर हो जाता है तो फिर क्या होती है, वो हमारे पास डिफ्यूजन हो जाती है। और अगर और आगे जाएं तो हमारे पास जब किसी परफ्यूम की बोतल से परफ्यूम का निकलना, वो भी एक सिंपल होल होता है जिसमें से गैस बाहर निकल रही होती है, वो भी हमारे पास क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। एक और टर्म जो हमारे पास अक्सर करके इस्तेमाल हो रहा होता है उसे कहते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी, हमने दो वर्ड हमेशा इस्तेमाल किए हैं, और एक है हमारे पास जिसे कहते हैं मोबाइल, और एक है हमारे पास जिसे कहते हैं सेसाइल। समंदर के अंदर कई पौधे होते हैं जो एक जगह पे खड़े होते हैं, तो जब वो एक जगह पे खड़े होते हैं तो उसके लिए टर्म इस्तेमाल होता है सेसाइल। वो चीजें जो एक जगह पे खड़ी हैं उसका मतलब है सेसाइल। लेकिन आपने पुलिस की गाड़ी को भी हम लोग मोबाइल कहते हैं, तो मोबाइल इस वजह से पुलिस की गाड़ी को कहते हैं कि वो सारा दिन शहर के अंदर राउंड लगाती रहती है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए वो हर वक्त घूमते रहते हैं, जिस वजह से उसकी गाड़ी को हम लोग मोबाइल कहते हैं। तो मोबाइल का मतलब होता है किसी चीज का रेगुलर हरकत में होना, पंखे का चलते होना, गाड़ियों का चलते होना, और उस मोबाइल का घूमते होना, इसलिए हम लोग कहते हैं कि वो मोबाइल। तो व्हेन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, कहता है मॉलिक्यूल ऑफ गैस ऑलवेज इन रैंडम मोशन, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस
always remain in random motion। ये हमेशा किस में रहते हैं? रैंडम मोशन में रहते हैं। जो मॉलिक्यूल हैं गैस के, ये हमेशा एक रैंडम मोशन में रहते हैं। That motion is also known as मोबिलिटी। इस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? मोबिलिटी कहते हैं। तो मोबिलिटी हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जब किसमें होते हैं? मोशन के अंदर मौजूद होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मोबिलिटी। एक और सिंपल टर्म जो अक्सर करके इस्तेमाल होता है और उसे हम लोग कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी होती है जिसे हम ग्राम का डिफ्यूजन के अंदर भी डिफाइन करते हैं। तो डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम कि एक वॉल्यूम ज्यादा है या मास ज्यादा है। जहां एक मखसूस वॉल्यूम के अंदर कितना मास मौजूद है या एक मखसूस मास के अंदर कितना वॉल्यूम है, तो ये चीजें हमारे पास क्या कहलाती हैं? डेंसिटी कहलाती है। तो ये सिंपल सी चीजें थी जो गैस के अंदर अक्सर करके इस्तेमाल होती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई। अगर कोई इसके अंदर बात रहती हो तो यकीनन आप पूछें। आप टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज के अंदर पूछ सकते हैं, आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो आप इजीली लिख लें इसे तो मजीद आगे चलता है। गैसियस स्टेट के अंदर हमारे पास इसके बाद आ जाते हैं लास। तो जो गैसियस स्टेट में जो हमारे पास लास होते हैं वो क्या होते हैं? तो उस तरफ चलते हैं। तो गैसियस स्टेट में सबसे पहले जो हमारे पास लॉ आ जाता है उसका नाम है बॉयज लॉ। बॉयज एक साइंटिस्ट थे, बॉयज लॉ। इसने एक लॉ दिया था। अब वो क्या था? सिंपल हम इसको सिर्फ डिफाइन करेंगे और मजीद आगे जाएंगे, क्योंकि हमने यही सेम चीजें जो है वो रिपीट करनी है आगे जाके फर्स्ट ईयर इंटर के टॉपिक्स में, मैट्रिक में। तो 9th में हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके फार्मूला को सिंपल देखेंगे और फिर मजीद आगे निकल जाएंगे। तो इसकी हमारे पास एक स्टेटमेंट थी, किसकी? बॉयज लॉ की। इसने क्या कहा? बॉयज लॉ ने कहा कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। यानी कि व्हेन प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम विल बी डिक्रीज। वॉल्यूम विल बी डिक्रीज। अब इसने ऐसा क्या किया? किस तरह से इसने साबित किया कि वॉल्यूम डिक्रीज होगा? इसने एक जे शक्ल का ट्यूब लिया और इस जे शक्ल की ट्यूब में इसने मरकरी डाल दिया। जब इसने जे शक्ल के ट्यूब में मरकरी डाला तो इसने देखा मरकरी भी इतना डाला, तो यहां पर स्पेस कितना था? ये इसने क्या डाल दिया? इसके अंदर मरकरी डाल दिया। तो मरकरी डालने के बाद ये जो वॉल्यूम था ये इतना ज्यादा बचा हुआ था। दूसरा इसने क्या किया? दोबारा वही जे की शक्ल वाला ट्यूब लिया। तो ट्यूब लेने के बाद इसने इसके अंदर यहां तक मरकरी फिल कर दिया। तो जब यहां तक इसके अंदर मरकरी फिल हुआ तो वॉल्यूम बाकी थोड़ा बचा। तो इसने कहा कि जब मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं, जब मैं मरकरी की क्वांटिटी यानी प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं, तो पीछे ये जो वॉल्यूम है ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो सिंपल लफ्जों में इसने कह दिया वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the pressure at STP standard temperature pressure। at STP standard temperature pressure पर वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम करना होगा और अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम करना होगा। और इसने एक फार्मूला भी दिया है कि P1 is equal to P2 V2। ये हमारे पास किसने? बॉयज लॉ ने एक फार्मूला दिया और ये इसकी सिंपल स्टेटमेंट थी और यही सिंपल बातें थी जो किसने की?
वॉइस ने। अब इसके बाद एक और साइंसदान आ गए जिसका नाम था चार्ल्स ला। ये भी केमिस्ट्री के अंदर बड़ी अहमियत का हामिल है। अब इसने क्या किया, इसने भी सेम इस लॉ को देखते हुए एक और ला दिया। इसने कहा कि व्हेन प्रेशर इंक्रीज, सॉरी व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। इसने क्या किया, इसने दो कंटेनर लिए, एक कंटेनर को इसने सिंपल ही रख दिया और दूसरे कंटेनर के नीचे इसने क्या कर दिया, आग जला दी। जिस कंटेनर के नीचे इसने आग जलाई तो जब हीट जो काइनेटिक एनर्जी थी यहां से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जाने लगी। काइनेटिक एनर्जी हर उस पार्टिकल में होती है जो मोशन में होता है। जो रेस्ट में पार्टिकल होते हैं उनमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो क्या हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी जब इसके अंदर गई तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल मौजूद थे ये ऊपर से नीचे जाने लगे, क्योंकि ये खुद को इवापोरेट करने की कोशिश करने लगे। ये खुद ऊपर उड़ने लगे, उड़ने की कोशिश करने लगे। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इसने देखा कि जो पानी का लेवल था वो क्या हो गया, इंक्रीज, क्योंकि वो बबल बाहर निकलने लगे और पानी का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज। ये क्या हो गया, V1 और ये क्या हो गया, V2। ये यहां पर क्या था, V1 और T1, क्योंकि टेम्परेचर 1 था। यहां पर पहले क्या था, T1 था, लेकिन जब यहां से ये टेम्परेचर इंक्रीज किया गया, इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया T2। इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। क्यों चेंज नहीं आया, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या था, इक्वल था, लेकिन इसका जो टेम्परेचर था वो इक्वल नहीं था। तो जब इसका टेम्परेचर इक्वल नहीं था, इसमें जब इसने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसे पता लगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होंगे तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज होगा। वॉल्यूम कहते किसे हैं कि भाई वो जगह कितनी घेर है। जितने मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होंगे उतनी जगह ज्यादा घेरेगा, जितने मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होंगे उतनी जगह कम घेरेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, ये जगह ज्यादा घेर रहा था। जगह ज्यादा घेरने की वजह क्या थी कि इसके मॉलिक्यूल टेम्परेचर मिलने की वजह से एक दूसरे से दूर दूर हो गए थे, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतने मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होंगे। अब ये सारी बातें समझने के बाद इसने ये सिंपल ला दिया कि टेम्परेचर या वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम इज डायरेक्टली proportional to the temperature. Volume directly proportionally to the temperature at same pressure. शर्त क्या है कि उसके अंदर प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एंड आल्सो इन नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होने चाहिए, प्रेशर भी सेम होना चाहिए। जब नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर सेम होंगे तो हमारे पास वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर व्हेन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर सेम। तो ये दो लॉज थे गैस के। एक था बॉयज लॉ जो हमें कह रहा था कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। और इसने बताया कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। इसकी सिंपल मिसाल ये भी है कि आप एक बलून को हवा में भरें और भरने के बाद क्या करें, धूप में रखें। कुछ देर के बाद वो बलून फट जाएगा। वजह क्या होगी, धूप जब उसे लगेगी तो उसके अंदर मौजूद गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होंगे और फाइनली वो बलून फट जाएगा। उसी बलून को भरें और भर के फ्रीजर के अंदर रख दें। जब वो बलून ठंडा होगा तो मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली एक दूसरे के करीब करीब आएंगे, जिसकी वजह से उस बलून की साइज छोटी हो जाएगी। तो ये चार्ल्स लगा। तो जी हमने जैसे अभी पढ़ा कि बॉयज लॉ क्या होता है और चार्ल्स लॉ क्या होता है।
तो बॉयल्स और चार्ल्स के बाद जो हमारे पास सिस्टम आ जाता है उसमें हमने काइनेटिक एनर्जी की बात की, तो वो है हमारे पास वेपोराइजेशन। कि भाई आखिरकार ये वेपोराइजेशन क्या होती है? वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन क्या है? कहता है व्हेन लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म, देन लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म। जब लिक्विड हमारे पास वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। उसे हम लोग क्या कहेंगे? वेपोराइजेशन कहेंगे। ऐसा प्रोसेस जब हमारा लिक्विड कन्वर्ट हो जाए किसमें? वेपर फॉर्म में, तो वो हमारे पास कहलाएगी वेपोराइजेशन। अब ऐसा कब होता है? एग्जांपल है, हमारे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने कोई लिक्विड भर के रखा हुआ, कोई भी है। अब हर लिक्विड का अपना अपना वेपोराइजेशन पॉइंट होता है, तो हम सोच रहे हैं इसके अंदर हमने वाटर भर के रखा हुआ है। अब हम क्या करें? इसे हीट दें। जब हम इस वाटर को हीट करेंगे और ये तकरीबन 100 सेंटीग्रेड से ऊपर जाने लगेगा, यानी 100 सेंटीग्रेड में पानी जो है बॉईल होना शुरू होता है। तो जब ये पानी बॉईल होगा, जब ये ऊपर होने लगेगा, जब ये स्टार्ट होने लगेगा, उड़ना स्टार्ट होने लगेगा, तो ये यहां से जो हवा यानी गैसियस सूरत में कन्वर्ट होगा, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस में। यानी कि हम लिखेंगे कि लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस स्टेट को क्या कहेंगे? वेपर फॉर्म। जब हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा उसे कहेंगे वेपर फॉर्म। और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। उसे कहेंगे वेपोराइजेशन। ऐसा प्रोसेस जब हमारा लिक्विड गैसियस स्टेट में आ जाए। तो जब ये वेपोराइजेशन होती है तो हमारा लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आपने एक देगची है और उस देगची को चूल्हे के ऊपर चढ़ाया हुआ है और आप क्या करते हैं? उस देगची के ऊपर एक ढक्कन दे देते हैं। चाय बना रहे हैं आप, चाय बनाते वक्त आपने जो पतीला उसके ऊपर रखा हुआ है, उस पतीले के ऊपर आपने ढक्कन दिया हुआ है। आप देखेंगे उस पतीले के नीचे छोटे छोटे ड्रॉप्स बने होते हैं। अब होता क्या है, जरा उस फेनोमेना को भी यहां पर देखें। उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या है? एग्जांपल है, हमारे पास ये एक पतीला है जो आपने चाय बनाने के लिए रखा हुआ है और इसके ऊपर आपने क्या दे दिया है? ढक्कन दे दिया है। जब आप हीट करेंगे इसे तो क्या होगा? हीट करने की वजह से पानी उबलना स्टार्ट होगा। हीट करने की वजह से पानी उबलना स्टार्ट होगा। पानी के अंदर क्या होगा? हीट जाना स्टार्ट होगी। और जब पानी के अंदर हीट जाना स्टार्ट होगी फिर क्या होगा? हीट जब पानी के अंदर जाना स्टार्ट होगी तो ऑटोमेटिकली ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे गैसियस स्टेट में। यानी कि यहां पर वेपर बनना शुरू हो जाएंगे। जब वेपर बनना शुरू होंगे तो ये जाके ऊपर इस देगची के ढक्कन को लगेंगे। ये जो ऊपर देगची का ढक्कन पड़ा हुआ है, इस ढक्कन के ऊपर तो ठंडी हवा चल रही है ना, तो जो ठंडी हवा यहां से चल रही है, ऊपर जो ग्राउंड है वो इतना गर्म नहीं है जितना अंदर है, यानी 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऊपर का नहीं होता। तो ऊपर वाली ठंडक की वजह से ये लिक्विड, जब ये वेपर्स यहां पर जाके इस ढक्कन से टकराएंगे तो क्या होगा? यहां पर ये ड्रॉप बन जाएंगे। यहां पर ये ड्रॉप बनेंगे और ये ड्रॉप आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब दोबारा लपकना शुरू होंगे। तो यहां दो प्रोसेस हो गए। एक क्या हुआ? पानी गर्म हुआ और गर्म होने के बाद वेपर्स की शक्ल ली। जब वेपर्स की शक्ल ली तो वो क्या हो गया? वेपोराइजेशन। लेकिन जब ये ढक्कन के साथ लगा और लगने के बाद दोबारा पानी बना, अब वेपर किस में कन्वर्ट हो गए? वेपर जो है हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड में। तो जब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हुए तो ये हमारे पास प्रोसेस क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए वो कहलाएगा कंडेंसेशन। एक है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में क्या हुआ कि हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ। अब
कंडेंसेशन क्या है? जिसके अंदर हमारे वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हुए। कहता है अ प्रोसेस in which vapors convert into liquid stage। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड स्टेट में, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। वेपोराइजेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा लिक्विड कन्वर्ट हो जाए वेपर फॉर्म में, तो वो कहलाएगा वेपोराइजेशन। और कंडेंसेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या हो? वेपर कन्वर्ट हो जाए लिक्विड स्टेट में, तो वो कंडेंसेशन। अब एक और छोटा सा टर्म है जो अक्सर इस्तेमाल होता है, उसे हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तीन टर्म्स हैं, एक है बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कहता है व्हेन इंटरनल प्रोसेस या इंटरनल प्रेशर, when internal pressure of liquid equal to will be equal to the external pressure। अब जो बाहर का प्रेशर है उसका और जो अंदर का प्रेशर है वो दोनों जब एक दूसरे के बराबर हो जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। जब इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो वो हमारे पास कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा, उसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट किसे कहेंगे? अ पॉइंट एट व्हिच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। अब लाजमी नहीं ये कन्वर्ट हो जाए, ठीक है? सॉलिड कन्वर्ट स्टार्ट या सॉलिड कन्वर्ट होना शुरू हो, स्टार्ट हो। किसके अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो? लिक्विड के अंदर। तो वो वाला नुक्ता जहां पर वो सॉलिड पिघलना शुरू हुआ, वो कहलाएगा हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। आखिरी जो हमारे पास है उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है? कहते हैं व्हेन लिक्विड स्टार्ट, जब लिक्विड जो है वो स्टार्ट हो जाए, बिकम सॉलिड, शुरू हो जाए सॉलिड बनना। जब हमारे पास लिक्विड जो है वो क्या बन जाए? सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाए, वो नुक्ता हमारे पास क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। एक ऐसा नुक्ता जहां पर एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर के बराबर हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा? जब हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा? जब हमारा जो लिक्विड है वो सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाए, तो वो हमारे पास कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो लिख लें इसे। अब इसके अंदर एक और सिंपल चीज आ जाती है जिसे कहते हैं सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होती है? कहते हैं व्हेन एनालाइज, हमने पीछे पढ़ लिया है। व्हेन एनालाइज किसे कहते हैं? व्हेन एनालाइज जो है कन्वर्ट इनटू, एनालाइज कन्वर्ट या डायरेक्टली कन्वर्ट, व्हेन एनालाइज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। जब हमारा एनालाइट जो है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उसे क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। यानी सोच लें हमारे पास एक क्या है? सॉलिड है। अब सॉलिड डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाए? गैस में। सॉलिड हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए गैस में। बीच में ये हमेशा लिक्विड में कन्वर्ट होता है, पर कुछ ऐसे केमिकल हैं जिनके अंदर ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए इसके अंदर, सॉलिड गैस के अंदर, तो वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाएगा? सब्लिमेशन कहलाएगा। ऐसा प्रोसेस
जिसके अंदर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए सॉलिड गैसियस स्टेट में, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड है हमारे पास एमोर्फस सॉलिड। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसकी सिंपल डेफिनेशन है ना, कहता है दो सॉलिड्स व्हिच हैज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, दोज solids which is 3 dimensional structures। ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मौजूद हो, यानी डेफिनेट स्ट्रक्चर मौजूद हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डेफिनाइट स्ट्रक्चर वाला वो कहलाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। और सीधी बात है ये एमोर्फस है, ये उसका उलट है, कहता है टाइप ऑफ सॉलिड इन व्हिच नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की कोई रेगुलर अरेंजमेंट मौजूद ना हो, इट इज नोन एज एमोर्फस सॉलिड्स। उसे क्या कहा जाएगा, एमोर्फस सॉलिड कहा जाएगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास क्या होते हैं, इनकी एक मखसूस शक्ल बनी होती है, ये एक मखसूस शक्ल वाले सॉलिड्स होते हैं। इनके अंदर बाकायदा एक सिस्टम होता है, जैसे बर्फ वगैरह, चीनी, नमक के दाने, जो हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। और जेली लाइक मटेरियल, इनका कोई भी शेप मौजूद नहीं होती, ऐसे लगता है बस ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनकी कोई खास शक्ल मौजूद नहीं होती। इसमें हमारे पास क्या होती है, एक मखसूस स्ट्रक्चर होती है, इसमें डिफरेंट डेफिनेट स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होती। ये जेली लाइक होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स होते हैं। तो ये एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफरेंस है। फिर इसके बाद हमारे पास एक और चीज आ जाती है, अलोट्रोप्स। इसे अलोट्रोपी भी कहा जाता है। अब जो हमारे पास अलोट्रोप्स आ जाते हैं, ये असल में क्या है, कहते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स विथ same physical properties, with same physical properties। जब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट हो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, अलोट्रोप्स कहलाएंगे। अब कैसे, जैसे कि हमारे पास क्या है, कार्बन के 3 अलोट्रोप्स हैं, एक डायमंड जिसे हम डायमंड कहते हैं, दूसरा हमारे पास एक ग्रेफाइट और बकीबॉल। तो ये हमारे पास सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एक ही कार्बन की फॉर्म्स हैं। है तो ये एलिमेंट की फॉर्म, कार्बन की फॉर्म्स, पर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इनके अंदर क्या है, सेम मौजूद होती है। तो ऐसी चीजों को क्या कहा जाएगा, अलोट्रोप्स कहा जाएगा। यकीनन यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होगी। तो मजीद आगे चलते हैं, ये यहाँ तक लिख लें।